हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। आई एम तुषार। आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 के चैप्टर 2 दी एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि चैप्टर के बारे में हमारे चैप्टर में है क्या क्या। तो हमारे चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोल्ड वॉर से रिलेटेड चीज़ें हैं। पहला मतलब हम बात करते हैं कि कोल्ड वॉर था जो उसका मेन सिंबल क्या था। इसमें ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में भी आ सकता है आपके, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट सिंबल क्या था कोल्ड वॉर का, बर्लिन वॉल। मतलब बर्लिन में जो दीवार बनाई गई थी वो सबसे बड़ा सिंबल था शीत युद्ध कोल्ड वॉर का। ठीक है, ये जो बर्लिन वॉल है ना 1989 में गिरा दी गई थी। 9 नवंबर 1998 में इसको गिरा दिया गया था। इसको ना इसके लोगों इस यहाँ के बर्लिन में लोगों ने ही गिरा दिया। बर्लिन जर्मनी में है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। मतलब जो बर्लिन वॉल थी ना वो डिवीजन को, मतलब बंटवारे को दिखाती थी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बीच में जो बंटवारा हुआ था, डिवीजन था, उसको दिखाती थी। बिल्ट इन 1961 में इसको बनाया गया था। मतलब 1961 में इसको बनाया गया था सेपरेट करने के लिए ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को। मतलब जो जैसे जर्मनी हो गया हमारा, आप लगा लीजिए जैसे ये जर्मनी है इतना, ठीक है, तो ये ईस्ट ये वेस्ट मान लीजिए आप। ठीक है, तो इसको ईस्ट में इतना जर्मनी ईस्ट की तरफ हो गया, इतना वेस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये ईस्ट बर्लिन, ये वेस्ट बर्लिन। ठीक है, तो और इसके बीच में एक दीवार बनाई गई थी बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबी, जिसकी लेंथ थी 150 किलोमीटर। ठीक है, लंबी ये दीवार थी। ठीक है, और जो ये दीवार थी ना ये 28 साल तक खड़ी रही थी, पर 28 साल के बाद लोगों ने इसको खुद ही गिरा दिया था। ठीक है, फाइनली ब्रोकन पीपल बाय दी पीपल। नवंबर इसकी डेट याद रखना, बर्लिन वॉल को कब गिराया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या एमसीक्यू में भी आ सकता है आपको। 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989। ठीक है, हमारा अब टॉपिक स्टार्ट होता है। अब हमारा बुक का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज द सोवियत सिस्टम। मतलब सोवियत सिस्टम क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सोवियत सिस्टम मतलब यूएसएसआर का जो सिस्टम था उसको क्या क्या उसमें अच्छा, क्या उसमें अच्छा था, क्या क्या उसमें बुराइयाँ थी। ठीक है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, The USSR came into being after the socialist revolution in Russia in 1917। मतलब जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब सोवियत यूनियन, वो जब 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, उसके बाद सामने उभर कर आया था। ठीक है, रशिया में 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, सामाजिक क्रांति जिसको कहा जाता है, सामाजिक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को सामाजिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में सामाजिक क्रांति कहा जाता है। ये रशिया में 1917 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद ही जो यूएसएसआर है वो वर्ल्ड के सामने उभर कर आया था। ठीक है, मतलब यूएसएसआर उसके बाद बना था, सामाजिक क्रांति के बाद सामने आया था। ठीक है, दी रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। मतलब जो रिवॉल्यूशन थी, मतलब जो क्रांति थी ना, वो सोशलिज्म के आइडल से इंस्पायर्ड थी एंड अपोज कैपिटलिज्म। और मतलब वह जो सोशलिज्म है उससे तो इंस्पायर्ड थी, मतलब और वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह जो कैपिटलिज्म है उसके खिलाफ थी, अपोजिट थी, उसके अपोज करती थी उसको। ठीक है, दी नीड फॉर एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। मतलब और सोवियत यूनियन को एक एग्लिटेरियन सोसाइटी, मतलब एक ऐसी सोसाइटी की जरूरत थी जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करे। मतलब उनको एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जरूरत थी। ठीक है, द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब सोवियत सिस्टम में ना एक सबसे बड़ा ह्यूमन हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा अटेम्प्ट हुआ था, मतलब सबसे बड़ा काम हुआ था कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने ना जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है उसको ही एबॉलिश कर दिया था। मतलब जो प्रॉपर्टी होगी सब सरकार की होगी, कोई बंदा किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक होगा ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ लगा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी है। ठीक है, जैसे कि ले बोले जाते हैं हमारे यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है,
पर वहाँ पे ऐसा था कि किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, सब कुछ है जो सरकार का है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट खत्म। आप सरकारी आपको फ्लैट या जो क्वार्टर होते हैं वो अलॉट किए जाएंगे, आप उनमें रहो, ठीक है। आपका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई नहीं, कंसेप्ट खत्म कर दिया था। तो ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट हुआ था ह्यूमन हिस्ट्री में। डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, और सोवियत सिस्टम में एक ऐसी सोसाइटी को डिजाइन किया गया था जिसमें, ठीक है, जो इक्वालिटी मतलब जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस हो। मतलब सोवियत सिस्टम ने एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज का निर्माण किया था जो इक्वालिटी पर बेस थी, मतलब जहाँ पर समानता थी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि किसी के पास गाड़ी है किसी के पास गाड़ी नहीं है, सबके पास सब कुछ साधन थे। गाड़ी भी किसी के पास नहीं, सबको सरकारी अलाउड मिलता था, सरकारी उससे मिलता था। सबको घर सरकार देती थी, खाना सरकार देगी, रोटी कपड़ा मकान सब सरकार देगी, इक्वालिटी थी, ठीक है। सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। मतलब जो सोवियत सिस्टम था ना, मतलब जो सोवियत सिस्टम था एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी, मतलब जो सोवियत सिस्टम था वो अपने देश को और जो पार्टी इंस्टीट्यूशन है उसको ही प्राथमिकता देता था, और किसी से उनको मतलब था ही नहीं, ठीक है। मतलब हमारा ही देश है बस, हम जो हमारी जो स्टेट है या हमारा कंट्री है वही है, सोवियत यूनियन ही है सब कुछ, और जो हमारा पार्टी है मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो है सब कुछ, और कुछ नहीं है, ठीक है। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी और अपोजिशन वो, ठीक है। The Soviet system allow मतलब the Soviet political system centered around the communist party। मतलब अब आप ध्यान से सुनिए, जो सोवियत का मतलब सोवियत यूनियन का जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना वो कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द था, मतलब उसको कम्युनिस्ट पार्टी ही कंट्रोल करती थी, वहाँ पर कोई अपोजिशन भी अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि वो पे कोई कम्युनिस्ट पार्टी और अपोजिशन तो अलाउड था ही नहीं। जैसे आप हमारे इंडिया में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस एक्सेट्रा, ठीक है, सीपीजे, ठीक है, ये आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं। तो वहाँ पे बस एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। मतलब अपोजिशन अलाउड ही नहीं थी, मतलब उनको झंझट ही नहीं था ये कि अपोजिशन को कोई सिरदर्दी का, उन्होंने सब कुछ ऐसे करेगा, अपोजिशन को उन्होंने अलाउड ही नहीं कर रखा था, ठीक है। इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, मतलब जो उनकी इकोनॉमी थी वो कंट्रोल थी और प्लान और कंट्रोल की जाती थी स्टेट के द्वारा, मतलब देश के द्वारा ही, उनको और कोई करेगा ही नहीं। अर्थव्यवस्था उनकी प्लान और कंट्रोल रहती थी उनसे, मतलब हमें हर बार ये प्लान करके रखते कि हमें अब ये करना है, इतना लोगों का वेलफेयर करना है, इतना सब्सिडी देनी है, सब उसका प्लान रहता था उनका। मतलब वो ये नहीं रखते कि हमें प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको लोगों की भलाई करनी थी, ठीक है। After the Second World War, the East European countries had liberated from the fascist forces। मतलब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनको आज़ाद कराया था फासिस्ट फोर्सेज आज़ाद कराने जो फासिस्ट फोर्स को आज़ाद कराने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जो वे हैं फासिस्ट फोर्सेज वे सारी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएसएसआर के अंडर में आ गई, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड एंड सोशलिस्ट ब्लॉक। इनको मतलब जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ना, इनको सेकेंड वर्ल्ड और सोवियत ब्लॉक भी बोला जाता था, ठीक है, या सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा पॉइंट 6 है, दी वार्सा पैक्ट आ मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर। मतलब एक जो वार्सा पैक्ट था, वार्सा पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस था जो इनको एक साथ जोड़ के रखता था, ठीक है, एक साथ टुगेदर, एक साथ मिला के रखता था, ठीक है, हेल्ड देम टुगेदर। यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। मतलब वो जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेफिनेशन आप याद रखना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर इनको, ठीक है, लीडर था इस ब्लॉक का, यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। Soviet economy was more developed than the rest of the world except for the US। मतलब जो सोवियत यूनियन की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी अमेरिका को छोड़कर, मतलब अमेरिका ही उसको एक टक्कर दे सकता था, ठीक है। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब और
सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में या सोवियत सिस्टम में एक वास्ट कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। मतलब बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छे से सेटअप था। मतलब बेशक वो कम्युनिस्ट थे पर उन्होंने सब कुछ अच्छे से सेटअप कर रखा था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, बड़ा नेटवर्क था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जो बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में, वास्ट मतलब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिसोर्सेज थे। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज थे जैसे यहाँ पर ऑयल, आयरन एंड स्टील आप लगा सकते, ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मशीनरी प्रोडक्शन भी था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी था। ठीक है, दैट कनेक्टेड इट्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी, जो कनेक्ट किए गए थे रिमोटेस्ट एरिया से उनके विद एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग, मतलब उनके पास एक अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी थी। मतलब उनको घरेलू एक इंडस्ट्री थी, कारखाना था कि जो सुई से लेके गाड़ी तक सब कुछ बनाता था। ठीक है, वे किसी पर निर्भर नहीं थे। जैसे आजकल इंडिया में चल रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, वे पहले से ही आत्मनिर्भर, किसी पर निर्भर ही नहीं थे। वे हर चीज सुई से लेके गाड़ी तक, गाड़ी से लेके जहाज तक, वे सब अपने देश में ही बनाते थे, खुद बनाते थे। ठीक है, बेशक उन क्वालिटी को वो मैच ना कर पाए पर वो बनाते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं थे, किसी के वे नीचे काम करना ही करते थे। गवर्नमेंट सब्सिडी बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। और जो सोवियत सिस्टम में जो गवर्नमेंट, जो सरकार थी, वो सब्सिडीज देती थी। जो बेसिक नेसेसिटीज है, मतलब जो जरूरी चीजें हैं लाइफ में, उनके लिए सब्सिडीज देती थी सरकार। ठीक है, जैसे आप लगा लीजिए हेल्थ के लिए सरकार सब्सिडीज देगी। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकार सब्सिडी देगी, चाइल्ड केयर, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी सब्सिडी मिलेगी। और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए भी आपको सब्सिडी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, सोवियत सिस्टम में पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था कि एक ऐसा देश था जहां पर बेरोजगारी नहीं थी। सोवियत यूनियन में, मतलब यूएसएसआर में, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी थी ही नहीं। ठीक है, हर बंदा काम करता था, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो हर बंदा काम करता था। ठीक है, आपको पता नहीं होगा वैसे, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में रशिया में, उसके जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन है ना। कुछ राइटर्स, मतलब जो कुछ है ना राइटर्स, और राइटर्स हो गए या जो मीडिया वाले ना, उनका इंटरव्यू लेने आए हुए थे अमेरिका से। ठीक है, वे चाहते थे कि हम देखें तो कैसे वे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आ गए, तो इंटरव्यू ने मीडिया ने उनसे ये पूछा व्लादिमीर लेनिन से कि आपकी बीवी का है। व्लादिमीर लेनिन ने कहा, व्लादिमीर लेनिन की बीवी के बारे में पूछा था। व्लादिमीर लेनिन मतलब जो पूरे इतने बड़े यूएसएसआर को संभाल रहा है। ठीक है, उसकी बीवी एक कारखाने में, फैक्ट्री में काम करती थी। उन्होंने बोला कि वो शाम को 6 बजे आएगी। ठीक है, तो मतलब जो मीडिया वाले थे ना, ये देखकर चौंक गए कि जो पूरे इसको कंट्रोल करा, जो यहाँ का राजा खुद, मतलब एक तरीके से आप राजा मान सकते हैं, मतलब जो जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है व्लादिमीर लेनिन ने, उसकी पत्नी एक कारखाने में काम करती थी। ठीक है, मतलब इसका उसने ये सिंबल था कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब इक्वल है। ठीक है, इक्वलिटी है। तो जो राइटर्स या लेखक जो आए थे ना, सब आए थे वो इंटरव्यू लेने उनका, तो वे इतने इंस्पायर हुए उनसे कि वे आए थे उनकी बुराई करने, पर वो उनके बारे में कुछ ऐसा सीखे कि उन्होंने उनके बारे में बुक ही लिख दी बहुत सारी। ठीक है, अच्छी बातें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। उन्होंने देखा कि इक्वालिटी है, इसलिए वहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट भी थी कि हर बंदा काम करता था, बेशक वो व्लादिमीर लेनिन की पत्नी हो। ठीक है, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर owned एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। ठीक है, जो लैंड है और जो प्रोडक्टिव एसेट्स है, मतलब जो लैंड है, ठीक है, जो जमीन हो गई, जो प्रोडक्टिव एसेट्स मतलब जो संसाधन थे, वो कंट्रोल में थे सरकार के, मतलब सब सरकार का था, किसी का कोई हक नहीं था उन पर, प्राइवेट ओन थे ही नहीं। ठीक है,
अब मतलब ये सब तो इसके फायदे हो गए थे, मतलब क्या क्या इसमें अच्छा था। अब इसकी कुछ बुराइयां, मतलब इसके बैड इफेक्ट भी पड़े थे लोगों पर कुछ, ठीक है। एक समय तक तो ऐसा था, 1960s तक तो सोवियत यूनियन, 1960s या 70s तक तो सोवियत यूनियन ना बहुत अच्छे से काम कर रहा था। मतलब 70s तक आते आते है ना, सोवियत सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन बन चुका था, और जो लोगों की जिंदगी थी, मतलब सिटीजन्स की लाइफ थी, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। मतलब किसी को बोलने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है। कोई मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खामियां ये थी। वैसे वहाँ पे सब कुछ इक्वल था, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है इन दी, आप ठीक है, अगर डिसएडवांटेज या बैड इफेक्ट आता है तो मतलब जो सोवियत सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन हो चुका था, लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही थी, ठीक है। और हमारा सेकंड पॉइंट है इन दी आर्म रेस सोवियत यूनियन मैनेज द मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट द ग्रेट कॉस्ट। मतलब अब डिसएडवांटेज है तो बुराइयां तो होंगी। तो मतलब जो यूएसएसआर था ना वो हथियारों की होड़ में इस तरह लग गया था कि वो अमेरिका के साथ हर समय हथियारों की होड़ करता रहता, समय समय पर उसके साथ एक मैच रखता था कि ना ही हम हम तुमको ज्यादा होने देंगे, जितने तुम बनाओगे उससे दुगने हम बनाएंगे, ठीक है। तो पर उन्होंने इस मैच को जारी तो रखा, पर बहुत ज्यादा बड़ी कीमत पर, ग्रेट कॉस्ट, बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी उसे साल को इसकी, ठीक है, ठीक है। लैग बिहाइंड दी वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके कारण, अगर आर्म रेस के कारण जो यूएसएसआर है उसको, उसमें जो कमी आई थी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट पावर, ठीक है, उसमें कमी आने लगी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, और सबसे ज्यादा जरूरी जो फुलफिलिंग जो जरूरतें थी ना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थी, मतलब जो राजनीतिक और आर्थिक जो इच्छाएं थी, एस्पिरेशंस थी लोगों की, उनको वे पूरा भी नहीं कर पा रहे थे सोवियत यूनियन वाले, ठीक है। क्यों? वे हथियारों की होड़ में इस तरह घुल चुके थे कि वो दबा के, मतलब उन्होंने लोगों की भूख को भी नहीं देखा, हथियारों पे पैसा लगाते गए लोग कई लोगों को है ना खाना भी बहुत कम होने लगा था। एक समय ऐसा आया था कि जो फूड है ना, फूड का इंपोर्ट बढ़ गया था, मतलब जो फूड का आयात है, मतलब जो बंदा पहले निर्यात करता था, मतलब जो चीजें बेचता था वो उसको खरीदनी पड़ रही है, और इंपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा था, ठीक है। द सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लैटरिंग, मतलब जो सोवियत की अर्थव्यवस्था थी ना वो फ्लैटरिंग कर रही थी, मतलब जैसे स्टैग्नेंट होती, स्थिर होती जा रही थी, पर वो ऐसे कर रही थी, ऐसे नीचे 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 नीचे, कभी ऊपर फिर नीचे नीचे नीचे, फ्लैट होती थी, फ्लैटरिंग करती जा रही थी, ठीक है। और 1970 तक आते आते गए ना उसकी अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट हो गई, मतलब एक जगह स्थिर हो गई। तो लोग आप जानते हैं, अगर लोगों को भूख नहीं मिटेगी तो प्रोटेस्ट तो होने ही है। तो 1970s के बाद दौर में सोवियत यूनियन के एंड का वो हो ही चुका था, इसीलिए बर्लिन वॉल के गिराने को सबसे बड़ा सिंबल कहा जाता है। बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल था, पर जब बर्लिन वॉल को गिराया गया 1989 में, तो लोग सब जान चुके थे कि कोल्ड वॉर खत्म होने वाला है। सोवियत यूनियन अब या तो अमेरिका रहेगा या सोवियत यूनियन, पर अमेरिका बच गया था, सोवियत यूनियन खत्म हो गया था, सोवियत यूनियन टुकड़े हो गए थे, और रशिया इसका हेड हो गया था, ठीक है। टुकड़े होने के बाद इसका विनर था जो उसको रशिया को बना दिया था, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसके नोट्स में, ठीक है, आगे बना के दिसंबर तक डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा जरूर दबा देना। थैंक यू।